बात करते हैं 2026 के जो बचे हुए महीने हैं। सावधान बहुत रहना है। अभी कोई बड़ा भूकंप आना बाकी है, बड़ी जनहानि होनी बाकी है। अच्छा। मुझे डर है कि उस भूकंप का केंद्र कोई समुद्र या कोई जलाशय ना हो, कोई बड़ी सुनामी इस दुनिया में ना आ जाए। राघव चड्ढा बीजेपी में आ जाते हैं, आम आदमी पार्टी छोड़ देते हैं, जिसके पीछे बहुत ज्यादा बातें हमने सुनी। क्या कांग्रेस के अंदर भी आपको ऐसी टूट दिख रही है कि बीजेपी के अंदर कुछ शामिल होंगे नेता? देखो, कांग्रेस तो टूट ही चुकी है, कौन कहाँ शामिल होगा ये ज्योतिष का विषय मुझे नहीं लगता जी। है। बिहार के सीएम बन गए हैं हाँ, सम्राट चौधरी जी। बदले जाएंगे बहुत जल्दी। राजस्थान में भजनलाल शर्मा अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, ये मैं पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगी, उनका फेस बदल दिया जाए। देखिए, योगी जी बहुत जल्द जो है दिल्ली में आ जाएंगे। अच्छा। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, और ये भी मैंने कई बार कहा है कि योगी जी जो है इस बार तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने। अच्छा गुरुजी, जैसा भी आपने अजित पवार की बात करी, आपको आगे क्या लगता है? आपके कौन सी भविष्यवाणी आपको लगती है कि ये हो सकता है कि प्लेन क्रैश इन महीनों में सबसे ज्यादा भी देखने को पूरे मिलेगा, वर्ष बड़ा हादसा दिखेगा? ये पूरा वर्ष एयर ट्रेवल के लिए अच्छा। छोटे ज्योतिष, हाँ। क्षमा कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए, लेकिन मैं यही कहूंगा, जिनको शायद ज्योतिष की ABCD भी नहीं आती, वो क्या करते हैं, वो एक रील यहाँ से उठाएंगे, एक वहां से उठाएंगे, उसको कनेक्ट करके डालेंगे। हाँ। फिर कहेंगे आप लोगों को डराते हो, आप भविष्यवाणियां करते हो। अरे दम है तो आप भी करो ना भाई। मीन राशि पर जो है 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, संभल के चलिएगा। दूसरा चरण बड़ा कष्टकारी है, और ऊपर से जो है उस समय मीन राशि में ही शनि गोचर कर रहे हैं, और दूसरा जब फेस होता है 7.5 का, तो वहाँ सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो एग्जैक्ट मून के ऊपर से हो रहा होता है। मकर राशि वालों के लिए और कुंभ राशि वालों के लिए अभी आप देखेंगे 2026 के कुछ महीने जब सैटर्न का गोचर होगा, तो उस समय थोड़े से अच्छे जा सकते हैं। ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पॉडकास्ट रूम, और मैं हूं आपके साथ आमिर। इस एपिसोड में आज बहुत बड़ी भविष्यवाणी आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि 2026 जब शुरू हुआ था तब बहुत सारी भविष्यवाणियां हमारे गेस्ट द्वारा की गई थी कि ये साल बहुत कुछ उतार चढ़ाव लेकर आने वाला है। इस पॉडकास्ट में भी हम बात करने वाले हैं 2026 के जो बचे हुए महीने वो आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्योंकि प्रिडिक्शन सच साबित होती हैं जो गुरुजी द्वारा की जाती हैं। और आज के पॉडकास्ट में भी बात होने वाली है कि आपके लिए इस साल बचा हुआ कैसा रहेगा, क्या उतार चढ़ाव आएंगे, कहाँ पे क्या हादसे होने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं गोल्ड की या सिल्वर की, उनके रेट की भविष्यवाणी भी गुरुजी ने कही थी कि 1.5 लाख तक पहुंचेगा, वो भी क्रॉस किया। डंके की चोट पे लगातार ये भविष्यवाणी करते हैं, और हमारे इस पॉडकास्ट में आप सभी को वो सारी रेमेडीज भी दी जाएंगी जिन्हें कर आप अपने लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन प्राप्त कर पाएंगे। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत आभार मुझे इनवाइट करने के लिए, और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम। आपका नाम लेके मैंने वेलकम नहीं किया, क्योंकि लोग आपके चेहरे से ही परिचित हैं। एस्ट्रोलॉजर अंकित त्यागी जी, कौन नहीं जानता आपको? प्रभु कृपा है, यही कहेंगे, दर्शकों का प्रेम है, इससे ज्यादा तो क्या ही कहा जा सकता है। बिल्कुल गुरुजी, और आपके द्वारा जो बातें की जाती हैं, जो भविष्यवाणियां की जाती हैं, वो एकदम सटीक साबित होती हैं। बहुत सारे पॉडकास्ट आपके देखे गए, हमने रिसर्च जो टीम ने किया कि गुरुजी के द्वारा जो भी भविष्यवाणी होती है सटीक साबित होती है। बिहार के मुख्यमंत्री की भविष्यवाणी वो आपकी एकदम सटीक साबित हो गई थी। हमने उससे पहले और भी देखे, प्लेन क्रैश को लेकर आपने भविष्यवाणियां करी, गोल्ड को लेकर करी, वो सारी आपकी सटीक होती चली गई। अब बात करते हैं 2026 के जो बचे हुए महीने हैं। क्या आपको लगता है क्या कोई और बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा? क्या चेंजेस अभी और आने वाले हैं इस साल के अंदर? 2026 के बचे हुए महीनों में कोई बहुत मेजर चेंजेस आप नहीं देखेंगे। ठीक है, केवल जो 2-3 चीज़ें जो मैंने भविष्यवाणी 2025 में ही कर दी थी वो बची हुई हैं, वो होना बाकी है जी। जिसमें से एक भविष्यवाणी मेरी, मैं आज भी कह रहा हूँ कि कोई बड़ा बहुत भ्रष्टाचार का कांड इस देश में खुलेगा, कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का केस सामने आएगा, और 2026 में कोई बड़ा व्यक्ति भ्रष्टाचार के केस में जेल जाएगा। बड़ा निश्चित है, ये निश्चित है। और उसके पीछे का आधार मैं बता चुका हूँ जी। इसके पीछे का लॉजिक मैं कई बार बता चुका हूँ। मैं ज्योतिषीय गणनाओं की बात करता हूँ हमेशा। देखो, एक तो होता है कि भविष्यवाणी केवल कर देना, यहाँ से उठाई वहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, हम तो गणनाओं वाले व्यक्ति हैं, हमने ज्योतिष को गणित से पढ़ा है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ये जो संवत्सर चल रहा है 2083, जिसके राजा गुरु हैं, मंत्री मंगल हैं, जब जब राजा गुरु होते हैं तो उनको अन्याय बर्दाश्त नहीं होता जी। ठीक है, जब जब मंगल मंत्री होते हैं तो ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं। जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो दोबारा कुछ करेंगे, और राजा गुरु हैं तो अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो दंड देंगे, तो उनको वहाँ दंड मिलना निश्चित है। ठीक है, दूसरा, शनि इस समय मीन राशि में जी चल रहे हैं, जो राशि चक्र की आखिरी राशि है। उसके बाद जून 27 में वो मेष राशि में आएंगे, उससे पहले वो अपनी पहली राशि में आएंगे, वो आखिरी राशि में सारे कर्मों का हिसाब करके जाएंगे। ये लिख लो। तो मतलब मैं इसको जून 27 तक आप समझ लो, इसलिए मैंने संवत्सर 2083 कहा, जो लगभग मार्च 27 तक चलेगा, लेकिन मैक्सिमम मान लो तो जून 27 तक, इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। इसी संवत्सर 2083 के अंदर अंदर शनि के मूवमेंट से पहले पहले आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े केस खुलेंगे,
बहुत बड़े बड़े लोग उस केस में फंसते हुए नजर आएंगे। जैसे हमने एक ये सबसे definitely। बड़ा केस देखा था, एप्स्टीन फाइल खुल के आई, बहुत सारे बड़े खुला बड़े लोगों के ज्यादा, नाम आए। बिल्कुल बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के नाम आए, और ये मैंने 2025 में बोल दिया जी। था। उस समय लोगों ने कहा ऐसा क्या होगा, हमने कहा हाँ। देखते रहिए, हम तो गणनाएं वाले व्यक्ति हैं, हाँ। हमें नहीं पता भाई क्या होगा, हमें इतना पता है कि कुछ होगा ऐसा। जी। वो हम गणनाएं कर देते हैं और भविष्यवाणी कर देते हैं। मतलब एक साल बेसिकली अभी खतरनाक तो था, लेकिन आगे जाके अभी चीजें भी बदलने वाली हैं, बदलने, सावधान रहने की जरूरत है। सावधान बहुत रहना है। अभी कोई बड़ा भूकंप आना बाकी है, बड़ी जनहानि होनी बाकी है। अच्छा। मुझे डर है कि उस भूकंप का केंद्र कोई समुद्र या कोई जलाशय ना हो, कोई बड़ी सुनामी इस दुनिया में ना आ जाए। कौन से महीने आपको ऐसी सबसे मुझे, ज्यादा खतरनाक है? मैं किसी मंथ की बात एग्जैक्ट नहीं करूंगा क्योंकि जी। ये मैं ग्लोबल प्रोडिक्शन कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड। ठीक है। ठीक है, और ग्लोबली बहुत बड़ी सुनामी। अब लोग कहेंगे जी ये तो हर साल होता है, सुनामी हर साल नहीं आती। ठीक है, जी। भूकंप हर साल आते हैं, छोटे मोटे हर साल आते हैं, इस वर्ष भी 3-4 आ चुके हैं, लेकिन बड़े भूकंप जिसमें बड़ी जनहानि हो, ऐसे भूकंप हर साल नहीं आते। जी। इसलिए मेरी भविष्यवाणी डिफरेंट होती है। तो अभी कुछ लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं तो हर साल होता है, उनके लिए बता दे रहा हूँ, ना बड़े भूकंप हर साल आते हैं, ना बड़ी सुनामी हर साल आती है। ये दोनों इस वर्ष आते हुए आप देखेंगे। मैं चाहूंगा मां सरस्वती करे मेरी वाणी में कोई दोष आ जाए, मेरी भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो, बिल्कुल। मैं चाहूंगा निश्चित रूप से। मैं भी नहीं चाहता, एक इंसान होने के नाते, इंसानियत के नाते मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी भविष्यवाणी सच हो, लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? वो मेरी गणनाओं से दिख रहा है। मुझे कोई भविष्य नहीं दिखता, मेरे पास कोई दूरबीन नहीं है, मैं गणनाएं करता हूँ, उसके हिसाब से जो दिखता है वो मैं बता देता हूँ। तो जो आप गणनाएं करते हैं उसके हिसाब से प्रिडिक्शन आप कर देते हैं कि आप नक्षत्र देखते हैं, ग्रह देखकर आप ग्रहों की जो ग्रह, चाल गोचर, होती है। नक्षत्र, सारी चीजें देखी जाती हैं ज्योतिष में। बहुत सारे प्रारूप हैं ज्योतिष के। हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं, हम जेमिनी की बात करते हैं, हम केपी की बात करते हैं, हम मुंडन एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं जिनको यूज करके हम गणनाएं करते हैं। मैंने तो इनफैक्ट कहा हुआ है कि अभी कोई बड़ा 2026 में कैबिनेट चेंज आप मोदी जी की कैबिनेट में देखेंगे, वो भी होना बाकी है, बहुत जल्दी आप देख लेंगे, बहुत ज्यादा समय उसमें नहीं है, वो निश्चित रूप से होना है। जब आपने मोदी जी का जिक्र किया तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स एंगल इसमें मैं शुरुआत में ही जोड़ देता हूँ। अभी हमने देखा कि राघव चड्ढा बीजेपी में आ जाते हैं, आम आदमी पार्टी छोड़ देते हैं, जिसके पीछे बहुत ज्यादा बातें हमने सुनी। क्या लगता है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी एकदम खत्म होने की कगार पर है, क्या कांग्रेस के अंदर भी आपको ऐसी टूट दिख रही है कि बीजेपी के अंदर कुछ शामिल होंगे नेता? देखो, कांग्रेस तो टूट ही चुकी है। हाँ। कौन कहाँ शामिल होगा ये ज्योतिष का विषय मुझे नहीं लगता है, लेकिन राघव चड्ढा जी की कुंडली जहां तक मैंने देखी है, जो मुझे अवेलेबल हो पाई, उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि राघव चड्ढा जी अभी और चेंजेस करेंगे, और अभी राघव चड्ढा जी एक जगह नहीं टिकेंगे। अभी और चेंजेस हैं? और चेंजेस राघव जी की कुंडली में मुझे दिखते हैं, और अभी बाकी है, बहुत कुछ पिक्चर अभी बाकी है, देखते रहो। लेकिन हाँ, अभी बीजेपी में उनका विलय ये होना ही था। बहुत समय पहले ही मैंने लगभग 1.5 महीने पहले बोला था कि राघव चड्ढा जी अब टिकने वाले नहीं है। लोगों ने कहा कहाँ जाएंगे, मैंने कहा वो मुझे नहीं पता, वो कुंडली में नहीं लिखा होता कौन किस पार्टी का। वो तो देखो, अगर हम बात करें जनरल ओवरव्यू की, एक आम इंसान को भी पता है इस समय कोई पार्टी छोड़ के जाएगा तो कहाँ जाएगा? बिल्कुल बीजेपी। वो बीजेपी में जाएगा, क्योंकि इस समय बीजेपी ही सत्ता में है। बिल्कुल। और हर व्यक्ति सत्ता के साथ रहना चाहता है। ठीक है, कल को कोई और पार्टी सत्ता में होगी तो लोग उसकी तरफ जाएंगे, तो इसमें कोई प्रोडक्शन करने के लिए कुछ है नहीं। बट हाँ, मुझे चेंज दिख रहा था तो वो मैंने बता दिया था। अभी भी मैं कह रहा हूँ कभी बहुत सारे चेंजेस उनके पॉलिटिकल करियर में होने बाकी है। ये तो बड़ी भविष्यवाणी है, क्योंकि जिस तरह से वो आम आदमी पार्टी में आए थे, बहुत दावे वादे किए गए, तुरंत फिर वो बीजेपी में आ गए, और अब एक प्रेडिक्शन आपके द्वारा कि अभी और कुछ बदलने वाला है। और मैं 3-4 चीजें बता के जा रहा हूँ। बिल्कुल गुरुजी। बिहार के सीएम बन गए हैं, हाँ, सम्राट चौधरी जी। बदले जाएंगे बहुत जल्दी, फिर से बदलाव। मुश्किल है कि कार्यकाल पूरा हो उनका। ये मैं बड़ी भविष्यवाणी आपके चैनल पर करके जा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा ये भविष्यवाणी। मुश्किल है कि उनका एक कार्यकाल पूरा हो जी। इलेक्शन से पहले सम्राट चौधरी का चेहरा बदल दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। राजस्थान में भजनलाल शर्मा अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, ये मैं पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ, 2.5 साल से, जब से वो सीएम बने लगभग। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगी, उनका फेस बदल दिया जाएगा। ये तीनों बड़ी भविष्यवाणी मैं करके जा रहा हूँ आपके चैनल पे, और ये होते हुए आप इलेक्शन से पहले देखेंगे, ये निश्चित है। आपने बहुत बड़े बड़े चेहरों की भविष्यवाणी करी है। दिल्ली जिसमें से मुझे सबसे बड़ा लगता है, क्योंकि रेखा गुप्ता जो अचानक से मुख्यमंत्री की दौड़ में दूर दूर तक नहीं था, अचानक से फेस बना, अचानक से उनको पद छोड़ना भी पड़ेगा, अचानक से जाएंगी जी। और इलेक्शन से पहले केजरीवाल का क्या रोल लगता है आपको? चांसेस हैं दिल्ली में? अभी केजरीवाल की दिल्ली में वापसी मुझे नहीं दिखती है। अभी उनको शांति से बैठ जाना चाहिए, अभी समय लगेगा, मेहनत करने का समय है उनका, मैं यही कहूंगा। योगी जी की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश क्या कहता है? आप खुद उत्तर प्रदेश के हैं। मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, इस समय बैठे भी हम उत्तर प्रदेश में हैं, और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। बिल्कुल। अगर पॉलिटिकल एंगल की हम बात करें, देखिए योगी जी बहुत जल्द जो है दिल्ली में आ जाएंगे। अच्छा। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, और ये भी मैंने कई बार कहा है कि योगी जी जो है इस बार तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।
नहीं बनते हुए दिख नहीं रहे। बनेंगे, क्योंकि उससे पहले वो दिल्ली आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ही वहाँ सरकार बनाएगी, इसमें कोई डाउट 1% भी नहीं है। अभी अखिलेश यादव जी की कोई उम्मीद मुझे नज़र नहीं आती है, अभी किसी और की वहाँ कोई उम्मीद मुझे नज़र नहीं आती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन योगी जी इस तीसरी बार शायद मुश्किल है कि वो टर्म संभाले, या तो मुख्यमंत्री बनने से पहले या बनते ही, थोड़ा बहुत हो सकता है, जी। लेकिन उनके दिल्ली आने के चांस मुझे लगते हैं। बहुत ज़्यादा समय वो उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे, और एक दिन योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये मैं डंके की चोट पे आज से नहीं बोल रहा, मैं पिछले 5-6 सालों से बोल रहा हूँ कि योगी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। ये निश्चित है, ये नोट करके रख लिया जाए। मतलब ऐसा होते हुए आप सब हम सब देखेंगे, ये डेफिनेट है। इसमें अगला कोई नाम आपने घोषित कर दिया प्रधानमंत्री की रेस में। मैं नहीं कह रहा कि वो नेक्स्ट प्रधानमंत्री होंगे, हो सकता है उससे नेक्स्ट हो, भविष्य में, हो लेकिन सकता बन है उससे सकते नेक्स्ट हैं। हो, लेकिन उनकी कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का बहुत प्रबल योग है। तो मोदी जी की कुंडली अभी फिलहाल क्या कहती है? मोदी आप जी तो उनके तीसरा नक्षत्र टर्म क्या पूरा कह रहे नहीं हैं? करेंगे, ये तो मैं लगभग 2013 में मैंने बोल दिया था, जब उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट 13-14 में घोषित किया भारतीय जनता पार्टी ने। जी। जिस दिन घोषित किया उस दिन की कुंडली मैंने बनाई, उनकी कुंडली मैंने निकाली, उससे मैंने बता दिया था कि मोदी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरा कार्यकाल उनका पूरा नहीं होगा। अच्छा। इस बात पर मैं आज भी अड़िग हूँ। सोचिए, अभी ये भविष्यवाणी मैंने कब की थी, जिस समय किसी ने नहीं की थी। कैसे करी? कोई जादू नहीं है, ज्योतिष कोई मिरेकल नहीं है, कोई मेरे कान में फूंक नहीं मारता है, कोई मुझे आशीर्वाद देकर नहीं जाता कि मैं जो बोलूं सच हो जाए। सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष गणनाएं हैं, गणित है, कैलकुलेशन है। अगर कोई कह रहा है कि मेरे माथे पे ऐसे मैं हाथ मारता हूँ भविष्यवाणी होती है, मेरे कान में कोई फूंक मार जाता है, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं, इनसे दर्शकों को बचना है। ज्योतिष वही है जो गणनाओं की बात करे, ज्योतिष वही है जो नक्षत्रों की, ग्रहों की दशाओं की बात करे, ज्योतिष वही है जो आधारभूत बात करे। ज्योतिष ये नहीं है कि आज यहाँ न्यूज़ सुन ली कल उसको बोलना शुरू कर दिया। परसों, अब 2013 में तो कहीं न्यूज़ नहीं थी, किसको पता था मोदी जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं अकेला ज्योतिष था जिसने बोला था, और उस समय तो मैं बहुत छोटा ज्योतिष था। मैं आज भी छोटा ही हूँ, मैं आज भी ज्योतिष का छोटा सा विद्यार्थी खुद को मानता हूँ, मैं कोई बड़ा ज्योतिष आज भी नहीं हूँ भाई। ठीक है, जितना मेरे पास आता है उतना बता देते हैं लोगों को, बाकी तो प्रभु जाने। लेकिन मैं उस समय मैंने बोल दिया था। कैसे बोल दिया? क्योंकि गणनाएं थी, गणनाएं सच रिसर्च बताती हैं। थी। बिल्कुल। उस समय की कोई वीडियो आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी कहीं भी। ठीक है, मैंने कैसे बोल दिया, मैं आज बोल के जा रहा हूँ, अभी तक कहीं नहीं मिलेगा आपको भविष्यवाणी कि सम्राट चौधरी को पद छोड़ना पड़ेगा। आप ढूंढ लीजिए पूरे यूट्यूब पर, नहीं मिलेगी जी। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि उनका कार्यकाल पूरा नहीं होगा। आपने ज्योतिष की जब अभी बात करी इसके अंदर, तो एक सवाल मेरे अंदर आ गया। बिल्कुल। ज्योतिष है गणना। हाँ। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को हम देखते हैं गणना करते हुए गुरुजी। लोग डंके की चोट पे कहते हैं इन तारीखों को ये हो सकता है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके हत्या हो सकती है, ये आदमी मर सकता है। जो तारीखों की गणनाएं होती हैं वो सच में सटीक हो सकती हैं, या वो सिर्फ एक तुक्का होती है? बिल्कुल संभव है, कोई तुक्का नहीं है। जो तुक्का मारते हो उनको पता होगा। मैं अगर गणनाएं करता हूं तो मैं प्रॉपर रिसर्च करता हूं, मेरी पूरी टीम है जो रिसर्च करती है। मैं पहले तो कभी एक दिन में भविष्यवाणी नहीं करता। अभी आपने ही एक प्रश्न डाला था कि आईपीएल में कौन जीतेगा जी। मैंने आपसे क्या कहा कि मैं उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर कोई रिसर्च नहीं करी। मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी। इसलिए नहीं कि मैं कर नहीं सकता, मैं भी तुक्का मार सकता हूँ। सही बात। मुझे भी पता है कौन सी 2 टीमें 4 टीमें टॉप में जाएंगी, वो सबको पता है भाई, वो प्रैक्टिकल चीज है, वो आम दर्शकों को भी पता है। और फिर मैं बड़ा बड़ा फ्लैश करके चला दूं भविष्यवाणी हुई सच, ये सब बेकार की बातें हैं। मैंने उस पर रिसर्च ही नहीं करी, मेरे पास वो डेटा ही पूरा अवेलेबल नहीं है लोगों का, तो मैं क्या रिसर्च करूंगा? ज्योतिष डेटा के बिना संभव ही नहीं है। 11 लोगों की कुंडली देखना पॉसिबल, वो भी एक टीम के जी। अब मुझे सारी टीमों की 8-9 टीम जितनी भी टीम है सबकी देखनी पड़ेगी, तो संभव नहीं है भाई। इसलिए मैंने साफ मना कर दिया कि मैं वो प्रेडिक्शन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उसकी कोई रिसर्च नहीं जी। तो इसलिए जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं उसके पीछे महीनों की, कई प्रेडिक्शन में 6-6 महीने की, सालों की मेहनत होती है, तब जाकर के वो प्रेडिक्शंस निकल के आती हैं। तभी हम इतने स्ट्रांगली कह पाते हैं कि नहीं होगा तो नहीं होता है, और होगा तो होता है। मैं अकेला ज्योतिष था जिसने कहा था कि दुनिया कह रही थी प्लेन क्रैश होंगे, मैं अकेला था जिसने कहा था उसमें बैठा बड़े पद पर बैठा कोई नेता मारा जाएगा। अजीत पवार का ये किसी ने नहीं कहा। दुखद है, मुझे बहुत दुखद है, मुझे बहुत दुख है उस भविष्यवाणी के सच होने का। अजीत पवार अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे पॉलिटिशियन थे, और पर्सनली हालांकि मेरा उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, बट फिर भी जहाँ तक मैं जानता हूँ, और बहुत दुख मुझे हुआ जब वो भविष्यवाणी सच हुई। लेकिन मैंने कैसे बोल दिया? बाकी सब कह रहे थे प्लेन क्रैश होंगे, प्लेन क्रैश होंगे, ये मैंने अकेले ने बोला। क्यों बोला? क्योंकि गणनाएं थी उसके पीछे, रिसर्च थी, कॉपी पेस्ट वाली प्रोडक्शंस नहीं थी कि 4 पॉडकास्ट यूट्यूब पे सुन लिए, थोड़ा थोड़ा समय से उठाया, अपने एक पॉडकास्ट में डाल दिया। ये बहुत चल रहा है आजकल। ये सारा ट्रेंड चल रहा है जिसपे लोग कंफ्यूजन में भी बहुत आ जाते हैं, किस पे यकीन करें किस पे ना करें। बिल्कुल, तो दर्शकों को देख के भी समझ में आ जाता है किस पे यकीन बिल्कुल बिल्कुल। वो तो बहुत बड़ी बात है कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर को समझना हमारे हाथ में होता है। बिल्कुल।
अच्छा गुरुजी, जैसा भी आपने अजीत पवार की बात करी, आपको आगे क्या लगता है? आपके कौन सी भविष्यवाणी आपको लगती है कि ये हो सकता है कि प्लेन क्रैश इन महीनों में सबसे ज़्यादा भी देखने को पूरे मिलेगी या कोई वर्ष बड़ा हादसा दिखेगा? ये पूरा वर्ष एयर ट्रेवल के लिए अच्छा नहीं है, ये मैं बोल चुका हूँ 2025 में। और आप देख रहे हैं हाँ। जब से 2026 शुरू हुआ है, आए दिन आपको कोई ना कोई प्लेन की न्यूज़ मिल जाती है। अभी लास्ट वीक भी हमने देखी। अभी लास्ट वीक भी देखी, उससे जी। लास्ट वीक भी कहीं बाहर कुछ अमेरिका के हाँ। किसी एयरपोर्ट पर, शायद हीथ्रो पर या कहाँ, हीथ्रो तो लंदन में, सॉरी, अमेरिका के किसी एयरपोर्ट पर कुछ हादसा हुआ था। ठीक है, तो वो सब हम देखते रहते जी। हैं। तो ये पूरा वर्ष एयर ट्रेवल के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो जो लोग अभी एयर ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उन्हें रुकना मैं चाहिए। कहता हूँ अगर अवॉइड कर सकते हो तो करो। हुँ। देखो ऐसा तो नहीं है कि इस समय ट्रैवल कंपनियां या एयर जो है अंडरग्राउंड हो जाएंगे सारे प्लेन, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भाई। दुनिया तो चलेगी, दुनिया तो बिल्कुल। चलती है। लेकिन अगर पॉसिबल है कि उसको आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा चीज़ों को इस साल के लिए टाल सकते हो तो टाल दो। कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है तो मत जाओ, वरना तो फ्री है। एक चीज समझाइए इसके अंदर। अब आप कह रहे हैं कि एयर ट्रैवल को टाल देना ज्यादा बेहतर है। अब मेरी जन्म पत्रिका, मेरे ग्रह नक्षत्र मेरे सपोर्ट में है। जी, मेरे को एयरप्लेन में अगर मैं ट्रैवल करता हूं तो मुझे कोई उससे खतरा नहीं, क्योंकि मेरी कुंडली सपोर्ट कर बड़ा रही है। अच्छा प्रश्न आपने किया। अभी पूरा प्लेन क्रैश हुआ, जी। केवल एक व्यक्ति बचा, एक वक्त बिल्कुल जाको राखे साइया मार सके ना ना कोई। कोई। ठीक है, तो एक ही व्यक्ति बचा ना। हाँ, लेकिन अब हर व्यक्ति उतना लकी नहीं हो सकता। वही चीज गुरुजी, इसको मैं कैसे समझ तो बस ये सकता हूँ? समझना है, उसकी लिखी थी उसकी हाँ। सांसें भाई। ईश्वर ने जितनी सांसें आपकी लिख दी हाँ। वो आपको भोग करके जानी पड़ेंगी। हकीकत है। उसको कोई नहीं टाल सकता है। हम्म, आप सोचिए वो कितना बड़ा चमत्कार था, क्या वो चमत्कार से कम है बहुत बड़ा चमत्कार था। कि पूरे प्लेन में कोई एक व्यक्ति न बचे। इतनी बड़ी दुखद हादसा भारतवर्ष में हो जाए और वो एक व्यक्ति जीवित बच गया और कोई बड़ी चोट नहीं लगी उसको। हाँ, ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? ये बिल्कुल। प्रभु कृपा नहीं है तो क्या है? ये ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है तो क्या है? बहुत सी बार हम देखते हैं ना कि जाते जाते हम रुक जाते हैं और पता लगता है वहां पे हादसा हो गया। बिल्कुल। अभी जब प्लेन क्रैश की भविष्यवाणी मैंने की थी तो कई ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं, कई कंट्रीज से हमारे पास क्लाइंटेज है हाँ। प्रभु कृपा से। तो कई कंट्रीज के ऐसे क्लाइंट हैं जिसमें से एक क्लाइंट था, उसने मुझे बताया जी। कि गुरुजी मैंने अपनी टिकट कैंसिल कर दी और जिस दिन वो उस प्लेन में बैठ रहा था वो प्लेन रनवे में फिसल गया। तो कितने लोग, इसलिए तो भविष्यवाणी, अब लोग कहते हैं आप तो भविष्यवाणी करते हो, डराते हो। हाँ। अच्छा, आजकल क्या है, कुछ छोटे ज्योतिष, हाँ। क्षमा कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए, लेकिन मैं यही कहूँगा, जी। जिनको शायद ज्योतिष की ABCD भी नहीं आती, वो क्या करते हैं, वो एक रील यहाँ से उठाएंगे, एक वहाँ से उठाएंगे, उसको कनेक्ट करके डालेंगे। हाँ। फिर कहेंगे आप लोगों को डराते हो, आप भविष्यवाणियाँ करते हो। अरे दम है तो आप भी करो ना भाई, बिल्कुल। क्योंकि आपको आती नहीं ज्योतिष। जी। नाम के आगे आपने एस्ट्रो लगा लिया, केवल एस्ट्रो लगाने से कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बन जाता है। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ दुनिया का, जो व्यक्ति ये कहता हो ना कि ज्योतिष काम नहीं करता, आ जाना मेरे पास, मैं दिखाऊंगा ज्योतिष कैसे काम करता है। लेकिन वही आना जिसको ज्योतिष आती हो, वरना फिर आम आदमी बन के आना। फिर मैं सिखाऊंगा ज्योतिष क्या होती है। मैंने ज्योतिष पढ़ी नहीं है, मैंने ज्योतिष जी है। मैं 12 साल की उम्र से ज्योतिष पढ़ रहा हूँ आमिर। जी। जब बच्चे खिलौनों से खेल रहे होते थे ना, मैं उस समय ज्योतिष पढ़ रहा था। तो मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ हवा में। आजकल बहुत सारे लोगों ने ये काम ले रखा है, छोटी छोटी रील निकालेंगे, उसके आगे पीछे अपना रील डाल देंगे, फिर कुछ भी वायरल करेंगे। वो पूरा पाठ तो दिखा नहीं सकते क्योंकि उतनी हिम्मत नहीं है उनकी। अच्छा, उनको उसी से थोड़े बहुत फॉलोअर मिल जाते हैं, चलो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पब्लिसिटी अगर किसी के काम आ रही है तो ठीक है, उनका भी भला, भगवान सबको सद्बुद्धि दे और सबको रोजी रोटी दे, मैं तो यही कहता हूँ हमेशा। लेकिन मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, भाई आपको नहीं आती तो आप पढ़ो ना। क्या ये आपने लगा रखा है दुनिया भर की चीज़ें, मतलब फालतू की बातें कुछ लोग करने पर तुले हुए हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं, कुछ तथाकथित लोग, सबकी बात। लेकिन इसी के चलते गुरुजी ये भी है ना कि लोगों का विश्वास भी हटता जा रहा है, डगमगा जाता है कि कौन से ज्योतिष पे भरोसा करें, कौन हमारे लिए सही है। मोटी मोटी फीस लोग ले लेते हैं लेकिन फिर भी समाधान नहीं मिल पाता है। वो लोगों को समझना है, वो लोगों को समझना है। मैं तभी तो कहता हूँ जब भी आप किसी अगर मैं आपसे एक लाइन में समझने की कोशिश, पहचान कैसे है असली ज्योतिष की? सिंपल, कोई ज्योतिष आपका भाग्य बदलने का दावा कर रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। कोई ज्योतिष आपको ये कह रहा है कि मैं आपके करोड़ों के कर्जे उतार दूंगा, बेवकूफ़ बना रहा है। कोई ज्योतिष आपको ये कह रहा है चुटकी बजाओ धनवर्षा हो जाएगी, बेवकूफ़ बना रहा है। ये ज्योतिष है ही नहीं। ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ मार्गदर्शन है। अगर आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो भविष्य अपने आप बदल जाता है। बहुत शानदार। आज आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने फॉर एग्जाम्पल मेरे से प्रश्न पूछा कि गुरुजी मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी बिजनेस मान लो, चलो ट्रैवल का मान लेते हैं जी। और मैं आपसे कहूँगा आमिर ये बिजनेस मत करना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, और आप उस बिजनेस को ना करो तो बच गए।
बिल्कुल। लेकिन आपने करा और उसमें करोड़ों रुपए लगा दिए और फिर डूब जाए तो क्या होगा? नुकसान। नुकसान। बस यही ज्योतिष है। सही मार्गदर्शन तो दिखाता है ज्योतिष। उसमें भाग्य आपका बदला क्योंकि आपके करोड़ों रुपए बच गए जो डूब सकते थे। बिल्कुल। तो वो मैंने नहीं बदला, हाँ वो एस्ट्रोलॉजी जो साइंस है उसकी वजह से, और मैं माध्यम बना उसका। जी। ठीक है, लेकिन आपको सही मार्गदर्शन मिल गया। वही मार्गदर्शन अगर न मिला होता तो दिक्कत हो जाती, बिल्कुल। प्रॉब्लम हो जाती, कहीं ना कहीं आप कर्जे में आ जाते। ऐसे कितने हजारों एग्जाम्पल हैं यार, एक नहीं छोड़िए, हजारों लाखों एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे हैं। लाखों तो मैं क्या कहूँ, लाखों कुंडली तो मैंने देखी भी नहीं है खैर, पर हाँ हजारों में मैं कह सकता हूँ कि हजारों एग्जाम्पल ऐसे हैं मेरे पास जिन लोगों का जीवन ऐसे ही बदला है, जिन लोगों को मैंने बिल्कुल उस परिस्थिति से निकाला है। एक व्यक्ति, उसका लोन डिसबर्स होने के लिए तैयार था और वो एक फैक्ट्री लगाने जा रहा था पैकिंग बॉक्सेस की, और उसमें करीब 1.5 करोड़ रुपए की उसकी इन्वेस्टमेंट थी छोटे लेवल पे। मैंने उसको कहा गलती से मत कर लेना भाई, बर्बाद हो जाओगे। उस व्यक्ति ने लोन कैंसिल करा दिया। ठीक है, क्या करूं गुरुजी? मैंने कहा 6 महीने शांत बैठ जाओ। 6 महीने बाद उसको मैंने दूसरा बिजनेस सजेस्ट किया, वो उसने किया। आज वो व्यक्ति बहुत बड़ा अच्छे लेवल पे अपनी इंडस्ट्री चला रहा है। अगर वो उसने करोड़ों का कर्ज लेके 1.5 करोड़ का और लगा दिया होता और वो डूब गया होता, क्या वो दोबारा कभी बिजनेस कर पाता? नहीं कर पाता। संभव था? बिल्कुल नहीं था। आदमी उठ ही नहीं पाता यार। 10 लाख का कर्ज हो जाए आमिर, नींद आनी बंद हो जाती है। करोड़ों तो छोड़ दो भाई, सच बात। ठीक है 10 लाख 2 लाख का भी, और मैं कह रहा हूँ 50,000 का भी कर्ज और मर्ज। बहुत ज्यादा। हमारे बुजुर्ग कहते थे कर्ज और मर्ज, मर्ज माने बीमारी, बिल्कुल, और ऊपर कर्ज वाला तो बचा है। तो ये तो दो चीजें ऐसी हैं जो अच्छे अच्छे को तबाह कर देती हैं, हकीकत। बिल्कुल। किसी को नहीं छोड़ती भाई जी। ठीक है, तो यही ज्योतिष है। बस यही दर्शकों की सबसे बड़ी पहचान है कि अच्छा ज्योतिष कौन है और खराब कौन। बिल्कुल, वो आप देख के पहचान सकते हैं आज बड़े की आराम डेट से। में। ऐसा नहीं क्योंकि पढ़े लिखा है हर कोई आराम से जज कर सकता है हमारे लिए कौन सही कौन गलत। अरे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी पॉडकास्ट देख के कहीं भी देख के जज कर जज सकता है कर कौन सकता है। कैसा है। गुरुजी, एक सवाल और था, जब बोलो। बिजनेस की आपने बात जिक्र करी, इसके अंदर बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमें बिजनेस शुरू करना है, हम कहीं से लोन लेके बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जिन्हें लोन लेना सूट नहीं करता, तो कैसे पहचानो कि किन लोगों को बिजनेस का लोन सपोर्ट कर रहा नहीं कर रहा? उसके लिए ज्योतिष के पास जाओ। ज्योतिष जब तक आपकी कुंडली मेरे पास नहीं है मैं नहीं बता सकता। ज्योतिष सिंपल कैलकुलेशन है भाई। फिर वही बात आ जाती है, हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं आमिर कि ज्योतिष क्या है? सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए? डेटा। जी। जब तक मेरे पास डेटा नहीं है मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आप मुझे अपनी कुंडली दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो कब करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, क्या वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है। ये काम मेरा है, ये काम किसी भी अच्छे ज्योतिष का है। ठीक है, उससे पहले किसी ज्योतिष के पास जरूर जाओ भाई। कई बार लोग पता क्या सोचते हैं, अरे ज्योतिष के पास जाएंगे 10-15-20 हज़ार रुपये फीस लग जाएगी, जो भी जिसका चार्जेस हैं, अलग अलग सबके चार्जेस हैं। आज तो बचा लोगे, लेकिन जब करोड़ों डूबते हैं ना फिर तब तकलीफ देता है वो। और कई ऐसे केसेस हैं मेरे पास आमिर जो आते हैं कि गुरुजी ये बिजनेस कर लिया था, किसी से पूछा नहीं, बर्बाद हो गए, या यहाँ पैसा लगा दिया, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी। वो बोलता हूँ भाई कि उस समय सोचा गुरुजी क्या कुछ नहीं है, बेकार। कई लोग तो ये कहते हैं सोचा तो कुछ नहीं है, ज्योतिष बेकार है, अब पता लग रहा है कि हाँ ये। मैंने कहा भाई साइंस है जी, कोई जादू नहीं है, कोई मिरेकल नहीं है, इट्स कंप्लीट साइंस। इट इज अ कंप्लीट साइंस एंड द ओनली साइंस इन द वर्ल्ड व्हिच कैन प्रेडिक्ट योर फ्यूचर। देयर इज नो अदर साइंस इन द वर्ल्ड ऑन द अर्थ। बताइए एक भी साइंस हो जो आपका फ्यूचर बता सकती है ज्योतिष के अलावा। और ये बहुत बड़ी साइंस है यार जी। ये उस समय की साइंस है जब आज की साइंस का कोई अस्तित्व नहीं था। हाँ। और आज की साइंस आज भी ज्योतिष से पीछे है। बिल्कुल। आज भी नासा को कितना समय लग जाता है कैलकुलेशन करने में, कब ग्रहण लगेगा, कब हाई टाइड्स लो टाइड होंगे। ये हमारा 5 रुपए का पंचांग बता देता है यार। हाँ, उसमें सब लिखा होता है। ये ज्योतिष की ताकत है, ये ज्योतिष की ताकत है जी। आज भी हमारा पंचांग बता देता है इस डेट से इस डेट के बीच में ज्यादा वर्षा होगी इस क्षेत्र में, और इस डेट से इस डेट के बीच में कम वर्षा होगी, सूखा पड़ेगी जी। तो अगर हम नॉर्मल साइंस की बात करें तो उनका आज भी जो मौसम विभाग है, अगर उसको हम देखें तो उनकी ज्यादातर प्रेडिक्शंस आज भी गलत हो जाती हैं। आज भी गलत होते हैं कि आज बारिश होगी, नहीं ठीक है। और पंचांग में आप छोड़िए, आप मार्केट से कोई भी पंचांग खरीद लाओ, सब लिखा होता है। छोटा सा 20-50 रुपए का पंचांग, उसमें टेंटेटिव डेट्स आपको मिल जाएंगी कि इस एरिया में इस डेट से इस डेट के बीच में लगभग वर्षा के योग है। हाँ। और होती है बारिश। इस वर्ष इस अनाज के दाम ऊपर रहेंगे, इस अनाज के नीचे। आज भी गांव में किसानों के यहाँ जी, हर गांव में लगभग हर घर में पंचांग टंगा होता है। अच्छा, ये उससे पता लग जाता है क्यों टंगा होता है। ये ज्योतिष की ताकत है। वाह। जब नासा, जब टेलीफोन, जब लेटर, जब पोस्ट, जब कुछ नहीं था ना, तब भी कुंभ मेले में लाखों की भीड़ होती थी। हाँ।
कैसे होती थी? सिर्फ पंचांग से। जी, जगह जगह लोग होते थे, कहीं हाँ, कोई किसी के पास सुन खबर नहीं तो नहीं, सकता, बिल्कुल नहीं थी, कहीं कोई संदेश नहीं जा नहीं सकता जाता था। था, केवल वो पंचांग में पंचांग देखते से, थे कि इस हाँ, दिन इलाहाबाद में, हाँ, उस समय इलाहाबाद था, अब तो प्रयागराज है, जी, कुंभ होगा, इस दिन हरिद्वार में होगा, हुँ, इस बार उज्जैन में होगा, और वो उसी हिसाब से लोग वहाँ पहुँच वहाँ जाते थे। पहुँचते थे, हाँ। ये ज्योतिष की ताकत है, ये गणनाएं हैं, ज्योतिष हमारा भूत, भविष्य, वर्तमान सब बता सकता सब है, बता सकता है। बस आपके पास जरूरत है एक अच्छे वैसे ज्योतिष। ज्योतिष की जो आपकी कुंडली को डिकोड कर सके। मैं हमेशा दर्शकों से एक ही बात कहता हूँ हाँ, आमिर, कि अपनी जो कुंडली है ना हाँ, आपकी, वो मजाक नहीं है, वो आपके भविष्य की कुंजी है, बिल्कुल गुरुजी, आपके जीवन का आधार है, हुँ, आपके जीवन का पूरा ढांचा है वो। तो अपनी कुंडली किसी अरे गरे ज्योतिष के हाथ में मत दो भाई। हुँ, अगर आप किसी गलत आदमी के हाथ में अपनी गाड़ी दे देंगे हुँ, तो क्या करेगा? वो तो ठोक देगा, आपको बर्बाद ही करके तो बस छोड़ेगा। वही होना है। अगर किसी अच्छे ज्योतिष के हाँ, पास ना जाके किसी नॉर्मल ज्योतिष को आपने अपनी कुंडली दे दी, हाँ, तो समझ लो कि वो आपका बट्टाधार ही करेगा, 100% कर, ये निश्चित है। इसलिए अच्छे ज्योतिष के पास जाओ, जो समय लगाए, जो जी, कुंडली को प्रॉपर पढ़े, एनालिसिस करे। कुंडली को डिकोड करने का सारा खेल है। बिल्कुल। और इस पॉडकास्ट को सुन के कई लोगों को समझ आ रहा होगा कि असली में और नकली में पहचान कैसे करनी मैं है। नहीं कह रहा मैं ये इसलिए, आप जाइए जहां जाना है भाई। बिल्कुल, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ आमिर, जब 10 जगह घूम लो ना, हुँ, और जब लगे कहीं समाधान नहीं मिलना, तब मेरे पास आ जाना, मैं बताऊंगा ज्योतिष क्या होता है और कैसे काम करता है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, और ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। क्यों है? क्योंकि मैंने ज्योतिष को उस लेवल तक पढ़ा है, बिल्कुल, मैंने ज्योतिष पर उस लेवल तक रिसर्च की है, मैंने मेहनत की है, मैं आज भी पढ़ता हूँ, हुँ। मैं आज भी पढ़ता हूँ। जितना इस पे शोध किया जाएगा, ये उतना निकल के बाहर आता हाँ, है। दूसरा, मेरी आदत है, मेरे पास कोई कुंडली आती है, मैं उस कुंडली को पढ़ता हूँ प्रॉपर। अच्छा, कई ज्योतिषियों को मैं अभी देख रहा था भाई, एक टीवी पर, मैं एक महाशय नाम नहीं लूंगा, जी, उनको मैंने देखा, वो कह रहे थे मैं दिन में 350-400 कुंडली देख लेता हूँ। अच्छा, मैं शॉक हो गया। मैंने कहा भाई, अगर मैं 12 घंटे के हिसाब से कैलकुलेशन करूँ, हुँ, तो 12 घंटे के हिसाब से अगर हम लगाए 60 मिनट होते हैं हुँ, एक घंटे के अंदर, जी, तो 12 घंटे में कितने हैं? 720 मिनट 20 हो मिनट, गए, हाँ, यानी 1440 मिनट 24 घंटे में बैठते हैं, हुँ, राइट? अगर एक व्यक्ति हाँ, 400 कुंडली कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 200 पढ़ रहे होंगे वो, ठीक है, 200 में एक कुंडली पर हाँ, अगर उन्होंने एवरेज 10 मिनट भी दिए, जी, तो 2000 मिनट हो गए, हाँ, यानी 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया। 24 बिल्कुल, घंटे में 1440 मिनट होता है हाँ, भाई, ठीक है? तो क्या ये संभव है? पॉसिबल, वो 400 करे, मैं कह रहा हूँ 200 ही पढ़ लेना, मैं कह रहा हूँ छोड़ो, 100 पढ़ लेना, 50 पढ़ लेना। मैं अच्छा, आज भी दिन में 5-6 कुंडली से ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, मैं मना कर देता हूँ। मेरे पास जो अपॉइंटमेंट्स आते हैं, अपॉइंटमेंट बहुत आते हैं, रोज की हज़ारों हज़ारों कॉल्स हमारे पास होती हैं, जी, लेकिन हम मना कर देते हैं, आज का अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाएगा, हुँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब कुंडली पढ़ूंगा तो मुझे उसमें समय लगेगा। बिल्कुल, पहले तो कुंडली पढ़ना, हुँ, फिर जिससे हम बात कर रहे हैं उसको भी समय देना होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने मेरे पास फ़ोन किया और मैंने आपको 2 मिनट आपसे बात करी और ख़त्म, हुँ, नहीं, उसको समय देना होता है, उसकी प्रॉब्लम सुननी होती है, जी, उसका सॉल्यूशन उसको बताना होता है। तो ये कैसे संभव है? तो मैं बस यही दर्शकों से कहता हूँ कि समझ जाओ, ये फ्रॉड है सब, हाँ, ये पाखंड है, जालसाजी ये से आडंबर बचना है, है ये आपको। जालसाजी है, एग्जैक्ट वर्ड आपने यूज किया। संभव ही नहीं है। जिस विद्या को दिया गया था लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए, उसको एजेंडा बना दिया गया सिर्फ पैसे के लिए। एग्जैक्टली, पैसे कमाइए, मैं मना नहीं हाँ। करता, मैं भी कमाता हूँ, मैं डंके की लेकिन चोट पे कहता हूँ एजेंडे भाई, की तरह मत हाँ, कमाइए। मेरा परिवार इसी से चलता है, बिल्कुल। मेरी रोजी रोटी है, मेरा प्रोफेशन है ये। हम्म, लेकिन पैसा ज्योतिष में दूसरा नंबर पर आता है, पहले नंबर पर आता है सेवा भाव। हाँ, अगर आपके अंदर सेवा भाव नहीं है, आप लोगों की परेशानियां सुन नहीं सकते हैं, तो छोड़ दीजिए क्योंकि ज्योतिष का। कहा जाता है जब ज्योतिष सीखी जाती है तो उसके पहले अध्याय पे यही है कि ज्योतिष का मतलब है लोगों की सेवा करना, लोगों की सेवा, ना कि पहली पैसा चीज। कमाना। दूसरी चीज, हमारे पास जब व्यक्ति आता है तो परेशान होता है, हम्म, खुशी में बहुत कम लोग आते हैं हमारे पास, जो जी। पुराने क्लाइंट हैं। हम्म, जो नए हैं वो सब दुख में आते हैं। जो आदमी ऑलरेडी परेशान है, आप उसको और परेशान कर दो, बिल्कुल। ये मेरी समझ से तो परे है भाई, ये ज्योतिष नहीं है, फिर ये पाखंड है। और मैं पाखंड का खुलकर विरोधी रहा हूं, रहा था और रहूंगा। गुरुजी बहुत मजा आ रहा है आपके साथ पॉडकास्ट करते हुए, बहुत सारी चीजें समझाई आपने अच्छे से, ज्योतिष क्या है ये हम समझ पा रहे हैं। अब जो 2026 के बचे हुए महीने, इनमें अब अगर हम ग्रह परिवर्तन की बात करें तो कौन कौन से ऐसे बड़े ग्रह परिवर्तन हैं जो अभी होने बाकी हैं इस साल के अंदर? देखो, ग्रहों के गोचर की मैं बात करूं तो बृहस्पति ऑलरेडी अतिचारी चल रहे हैं, जी, ठीक है। अभी कुछ ही समय में मंगल का गोचर होना बाकी है, शनि का एक ट्रांजिट होना बाकी है, बहुत सारे गोचर। देखो, ट्रांजिट एक नियम है, अब मैं इसको भी दर्शकों को समझा देता हूँ। जी, ट्रांजिट के नाम पे बड़ा बहकाया जाता है लोगों को, बड़ा बरगलाया जाता है।
भाई ट्रांजिट तो होंगे ही ना। हाँ पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो क्या ग्रह अपनी चाल बंद कर दें? बिल्कुल। वो तो हो नहीं है। हाँ उसको कोई रोक पाया आज तक? हाँ, जैसे अभी बृहस्पति अतिचारी है, जनरली बृहस्पति इतनी तेज चाल नहीं चलते हैं, अभी वो चल रहे हैं, 2032 तक अतिचारी रहेंगे, उसके बाद नॉर्मल अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, शनि अभी मीन राशि में है, जून 27 में वो अपना मेष में चले जाएंगे। मंगल का भी गोचर होना बाकी है, बुध का गोचर होता ही रहता है बहुत जल्दी जल्दी, चंद्रमा का गोचर होता है, ये सब बहुत कॉमन है। इसको हवा बना के जो प्रेजेंट किया जाता है वो मेरी समझ के बाहर है। जी। ये गोचर होना ये प्रकृति का नियम है भाई। ग्रह तो अपनी चाल चलते ही रहेंगे, आप और हम रुक सकते हैं, वो तो नहीं रुकेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो बस यही दर्शकों को समझना है कि केवल ट्रांजिट के नाम पे, डरना। ट्रांजिट बहुत बड़ा पार्ट है ज्योतिष का, ध्यान देना। बिना ट्रांजिट के भविष्यवाणियां नहीं होती। जी जी जी। बिना नक्षत्रों की कैलकुलेशन के भविष्यवाणियां नहीं होती। कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है, किस राशि में, किस नक्षत्र में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। लेकिन उसके नाम पे बरगलाना कि अब ये गोचर हो गया, अब इस राशि वालों को नौकरी लगेगी, अब ये गोचर हो गया, अब इस राशि वालों का खराब समय आएगा। अरे भाई, ये बहुत कॉमन चीजें हैं। तो इतना इजीली या इतनी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन केवल गोचर के आधार पर कर देना, ये मेरे लॉजिक से बाहर है। मैंने गोचर को बड़ी अच्छी तरह पढ़ा है, और ऑफ कोर्स कुंडली देखता हूँ तो हर कुंडली में गोचर की अपनी महत्वता होती है, जो हम कैलकुलेट करते हैं, रोज करता हूँ। जी जी। मेरे डेली का यही काम है भाई। ठीक है, तो मैं भी जानता हूँ कि गोचर कैसे काम करते हैं। गोचर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैं तो कहता हूँ कि गोचर, मैं खुद को एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगा भाई, जी गुरु जी। क्योंकि दुनिया में बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, बट मैं गोचर बहुत अच्छी तरह देखता हूँ, उसका बड़ा इफेक्ट है जीवन में। बट हम ये कहें कि सब कुछ वो है तो मूर्खता हो जाती है। तो बस यही दर्शकों को समझना है कि ग्रह तो घूमेंगे, वो अपनी चाल चलेंगे, उससे डरना नहीं है। मैं हमेशा 3 चीज़ें बोलता हूँ आमिर जी। आपके पॉडकास्ट में बोल के जा रहा हूँ। जी। अपना आहार, अपने विचार और अपना व्यवहार, 3 चीज़ें जिसने शुद्ध रख ली उसको ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। ये 3 चीज़ें, अपना आहार, अपना व्यवहार और अपने विचार, इनको शुद्ध कर लो, आपका जीवन अपने आप सफल हो जाए। बिल्कुल। हर परेशानी तो। हर परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। हो सकता है आपको किसी ज्योतिष के पास जाना ना पड़े, और अगर किसी ज्योतिष के पास जा रहे हो तो वो भी सबसे पहले यही बताएगा अगर कोई अच्छा ज्योतिष है। अब कोई बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठा है तो वो तो बात अलग है भाई, पहले टाइम से डरा देगा कि लाइफ के अंदर ये हो सकता है, वो हो सकता है। बाकी अच्छा ज्योतिष तो यही बताएगा। गुरुजी, क्या लगता है कौन सा ऐसे योग बनने की आपदाएं देखने को मिलेंगी? मैंने बता ही दिया शुरू में भाई, निश्चित है वो तो। आपदाएं तो अभी आनी बाकी हैं इस वर्ष में, प्रभु ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता हुआ मेरी गणना इशारा कर रही हैं, तो ये तो डेफिनेट है कि ये होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब मैं इसमें ये कहूँ कि लोग सावधान हो जाएं तो मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि दिनचर्या तो चलेगी, नहीं पता किस दिन ऐसा होना है। ठीक है, लेकिन 2083 संवत्सर है, उसके अंदर अंदर ये सब होते हुए आप देखेंगे। क्योंकि लोगों को हर चीज़ को लेकर डर रहता है कि क्या हो सकता है, महामारी आएंगी। क्योंकि जब हमने कोविड देखा तब बहुत डर था लोगों के अंदर कि कैसे उससे लड़ेंगे, लेकिन लोग लड़े, बाहर निकले। सब निकलते हैं। तो क्या अभी भी डरने की जरूरत है कि क्या कोई अच्छा, महामारी आप देख रहे हैं? उस समय भी एक चीज़ आपने याद करो आमिर, हर तीसरे दिन एक नया ज्योतिष उस समय मार्केट में आता था और जो बोलता था अब इस तारीख को कोविड खत्म हो जाएगा, हाँ अब इस डेट को कोविड खत्म हो जाएगा जी, अब इस डेट को कोरोना दम तोड़ देगा। ये रोज वीडियोस देखता था मैं यूट्यूब बहुत चली थी, मैं हकीकत है। अकेला था जिसने कहा था कोविड कभी खत्म नहीं होगा। हाँ। क्या आज तक खत्म हुआ? नहीं, अभी भी केस सुनने में आते हैं। कम आते हैं। बिल्कुल। उसको कंट्रोल कर लिया हमने। मेडिकल साइंस अपना काम करती है, बिल्कुल। जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती हैं वैसे वैसे मेडिकल साइंस अपनी तरक्की करती है और ये सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं। क्या खत्म हुआ आज तक? नहीं। अब जरा पूछो उन ज्योतिषियों को बुला के, कहाँ है जो उन्होंने डेट्स को खत्म करा रहे थे कोरोना को? कोई नहीं है, अब कोई सामने नहीं आया, बिल्कुल। क्योंकि गणनाएं थी नहीं, सिर्फ तुक्का थे। कहते हैं बड़े बड़ों ने कहा ना, बरसाती मेंढक, बरसाती मेंढक धूल में लट लग गया, वो वाली चीज़ है। वही है। वो हम बहुत देख रहे हैं ये सारी चीज़ें होते हुए। गुरुजी, कौन सी राशि ऐसी हैं जो आपको लगता है सबसे ज़्यादा लक्कियां रह सकती हैं अभी? और मैं राशियों की बात लकी और अनलकी की बिल्कुल नहीं करता हूँ जी, उसके पीछे कारण है, वो भी बता देता हूँ। चलिए 12 राशियां होती हैं। हाँ, तो दुनिया में एक राशि के 1/12 लोग हैं। 12 लोग, ठीक है। क्या दुनिया के 1/12 लोगों को भविष्य एक सा हो सकता है? नहीं। इसलिए मैं राशियों की गणनाएं बहुत कम करता हूँ। राशिफल मैं भी बताता हूँ, कई लोग मुझे बुलाते हैं राशिफल बताने के लिए, भाई वो ज्योतिष का पार्ट है, मैं बता देता हूँ जी। लेकिन मैं कहता हूँ केवल राशिफल आपका भाग्य डिसाइड नहीं कर सकता। हाँ। ये समझ लो, क्योंकि राशि बहुत महत्वपूर्ण अंग है हाँ। ज्योतिष का। उसके अलावा आपकी जो कुंडली है उसमें कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, कौन सा ग्रह कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, कहाँ गोचर कर रहा है, कौन सा ग्रह मेलेफिक है, कौन सा ग्रह बेनिफिक है,
कौन से ग्रह की पोजीशन क्या है, कितने डिग्री का है, उच्च का है, नीच का है, वर्गोत्तम है, ठीक है, अस्त है, जो भी है जी। वो सब हमें देखना होता है। और क्या दशाएं हैं, क्या अंतर दशाएं हैं, क्या प्रत्यंतर दशाएं हैं, वो सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद निचोड़ निकल के आता है कि आपके जीवन में ये हो सकता है। तब मतलब बहुत सारे लोगों को तो अब लेकिन यहाँ अगर मानना यही बैठ है के ना। मैं कह दूं, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, अपने ऊपर सीरियस मत लेना, कि मेष राशि वालों को कल बहुत बड़ी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। अब दुनिया में 1/12 लोग हैं मेष राशि के, क्या सबको नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी? पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम यहाँ 4 लोग बैठे हैं और 4 में से 3 की राशि मेष है और हम तीनों में से तो कोई नौकरी करता ही नहीं है, तो फिर कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगी भाई? तो इसलिए ज्योतिष गणनाओं का विषय है, मैं फिर से कह रहा हूँ, गणनाओं पर जाइए, केवल इन मनगढ़ंत कहानियों पर आगे मत बढ़िए, ये आपके जीवन को नीचे लेकर के जाएंगे, ना कि ऊपर। क्योंकि राशियों से अगर सब कुछ लिखा होता तो आज हर दूसरा इंसान मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी बना बैठा बस होता। बाकी हाँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अभी मीन राशि पर जो है 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है, संभल के चलिएगा। दूसरा चरण बड़ा कष्टकारी है और ऊपर से जो है उस समय मीन राशि में ही शनि गोचर कर रहे हैं, और दूसरा जब फेस होता है 7.5 का तो वहाँ सैटर्न का जो ट्रांजिट है वो एग्जैक्ट मून के ऊपर से हो रहा होता है, तो वैसे ही कष्टकारी होता है। मेष राशि का पहला चरण है, उनको सावधान रहना है। कुंभ राशि का जो है आखिरी चरण है, धीरे धीरे जून 27 तक और निकाल लो, उसके बाद बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं। ये जनरल चीज़ें हैं, ठीक है। अभी मैं कहूँ धनु राशि का बड़ा अच्छा समय, अभी धनु और मीन राशि का लगभग थोड़ा अच्छा समय जून के बाद आ जाएगा, जून 27 के बाद, तो उनको थोड़ा सा अपना अटेंटिव रहना है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ध्यान रखना है, ठीक है। मकर राशि वालों के लिए और कुंभ राशि वालों के लिए अभी आप देखेंगे 2026 के कुछ महीने जब सैटर्न का गोचर होगा तो उस समय थोड़े से अच्छे जा सकते हैं, ठीक है। या मंगल का गोचर होगा, सैटर्न के में तो समय है अभी थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत जनरल है। हाँ। अब लेकिन हर उस राशि वाले के साथ यही हो तो ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी, तभी आप राशि फल पे विश्वास कर पाएंगे। बिल्कुल। गुरुजी, गोल्ड को लेकर क्या भविष्यवाणी है अब आपकी? सोना 5 लाख पार जाएगा भाई, 5 लाख? हाँ, सोना 5 लाख पार जाएगा 2026 में? अगले कुछ नहीं, 26 में नहीं जाएगा, ठीक है। 26 में 2 लाख पार कर जाएगा लगभग। अच्छा। बाकी अगले कुछ ही वर्षों में आप सोना 5 लाख पार जाते हुए देखेंगे, चांदी 5 लाख पार जाते हुए देखेंगे। ये मैं कई महीने पहले बोल चुका हूँ। ये मैं अकेला था जिसने कहा था मार्च में सोना 1.5 लाख के आसपास घूमेगा जी। जब दुनिया 180 190 पहुंचा रही थी। 180 190 गया, कहाँ आया वापस? 130 140 150 के आसपास रहा, 145 155 लगभग उतना रहा, 130 तक नहीं गया, ठीक है। गया होता तो मैं भी खरीद लिया होता थोड़ा बहुत नहीं गया, ठीक है। बट हाँ, लगभग वही रहा। तो मैं तभी तो कहता हूँ कि ज्योतिष गणनाएं हैं जी। मैंने क्यों कहा, जब लोग 2 लाख पहुंचा रहे थे, जैसे वो ये लोग क्या करते हैं, ये देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, अब प्रेडिक्शन कर दो, प्रेडिक्शन हाइक कर दो कि अब तो बढ़ ही रहा है, अब तो बढ़ ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जब सोना 170 था उस दिन भी मेरे से किसी ने पूछा गुरुजी सोना, मैंने कहा 150 मार्च में। कह रहे गुरुजी 170 हो चुका, मैंने कहा मार्च में 150। बहुत गिरा, चांदी लगातार गिर रही है। 150 के आसपास ही रहा। मैंने कहा था लगभग 150, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता रेट किसी चीज़ की, वो मेरा कार्य नहीं है, ठीक है। मैं तो कैलकुलेशन करता हूँ, लगभग आइडिया मुझे लग जाता है, तो मैंने कहा था वही रहा। अभी मैं कह रहा हूँ 2026 में 2 लाख पार जाएगा, अगले कुछ वर्षों में आप सोना चांदी दोनों 5 लाख पार तो खरीद लीजिए जिसका मन है, बहुत सस्ता है सोना, सोचिए मत कि अभी और गिरेगा, ये बढ़ेगा 2 लाख जाएगा। बाकी भैया कोई इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे करें, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ ज्योतिषी गणना के आधार पर आपको बताया जा रहा है। बिल्कुल। गुरुजी, क्रिप्टो को लेकर क्या कहेंगे? क्रिप्टो का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। अच्छा। ये मैंने बहुत पहले कहा था, और आप देखते भी हो रोज कितने फ्रॉड क्रिप्टो के नाम पर होते हैं। तो क्रिप्टो का भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है, लेकिन डॉलर की अकड़ आप ढीले होते हुए देखेंगे। ये मैं पिछले 3-4 महीने से बोल रहा हूँ लगभग, बल्कि ज़्यादा ही हो गया होगा, ठीक है, कि डॉलर की अकड़ बहुत जल्दी आप ढीले होते हुए इसी वर्ष में देखेंगे। अच्छा, इसी वर्ष में डॉलर डाउन आएगा। जो भारत की इकोनॉमी मैंने कही थी इस वर्ष थोड़ा डाउन जाएगी, तो वो ऐसी गणनाएं हैं, बाकी कोई बहुत ज़्यादा भारत में किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी। अभी आपने शनि के 7.5 की जब बात करी थी, आपने मेष और मीन राशि के बारे में भी जिक्र किया। जी। जिन लोगों का शनि खराब है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हमारा शनि ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके लिए काले कपड़े पहन रहे हैं, कोई शनिवार को तेल चढ़ा रहा है, केवल काले कपड़े पहनने से शनि ठीक होता, तो आपका शनि तो कभी खराब ही नहीं होता। बताइए। सही बात है। और मैं अधिकतर ब्लैक पहन के बैठता हूँ। मैंने देखे आपके पॉडकास्ट जी, ज़्यादातर में आप ब्लैक में होते हैं, तो आपका तो शनि कभी खराब ही नहीं होता। देखिए शनि क्या है, शनि हमारे कर्मों के देवता है जी। शनि कर्म फल दाता है। मैं हमेशा कहता हूँ अपने कर्म अच्छे कर लो, शनि आपको कभी खराब रिजल्ट नहीं दे। शनि आपको आपका परेशान कर रहा है, मैं एक बहुत बड़ा उपाय आपको बता के जा रहा हूँ जी। किसी भी वृद्धाश्रम में जाओ और वहाँ जाके बुजुर्गों की सेवा करो। 15 दिन में जा सकते हो, हफ्ते में जा सकते हो, महीने में जा सकते हो, 2 महीने में जा सकते हो, 6 महीने में जा सकते हो, साल में जा सकते हो, कभी तो जा सकते हो जी। वहाँ जाओ। और कुछ लोग जाते हैं केवल वहाँ खाना दे दिया, वो ठीक है, उनकी सेवा करो। मैं गारंटी से कह रहा हूँ
3-4 बार ये कर लेना, अपनी किस्मत को पलटते हुए देखोगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, जी। जब वो झुर्रियों वाले कांपते हुए हाथ आपके सर पर रखे जाएंगे ना, तो वो दुआएं, वो आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता आमिर। हकीकत है गुरुजी। ये होते हैं उपाय। ये तेज पत्ते पर 6 करोड़ लिख के जला देना, शाम को धन वर्षा हो जाएगी, चुटकी बजा के 2 कपूर जला देना, करोड़ों के कर्ज उतर जाएंगे, ये सब फ्रॉड लोग हैं। इनको ज्योतिष आती ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, इन्होंने ज्योतिष कभी पढ़ी नहीं है। ये 6 महीने के क्रैश कोर्स करके बन गए ज्योतिषी, जबकि 6 महीने में ज्योतिष की ABCD भी नहीं सीख पाता इंसान। बिल्कुल सच्चाई तो ये है। सच बात कही आपने। गुरुजी, राहु केतु, इनका दोष कैसे कंट्रोल करें? इनके लिए भी कोई उपाय है? राहु केतु हैं क्या, वो समझना है हमें। जी, पहले वो समझ। राहु जो इस जन्म में हम कर्म कर रहे हैं, अच्छा, जो इस जन्म का हमारा लेखा जोखा है एक तरीके से हम हाँ। कहें, या इस जन्म का लेखा जोखा रखने वाले ग्रह राहु हैं। ठीक है। और जो पूर्व जन्म के कर्म हैं हम्म, वो केतु हमें बताते हैं, वो हमें अच्छा। केतु से पता चलता है। इसीलिए केतु को मोक्ष का कारक भी कहा गया है। हाँ, ठीक है, तो राहु केतु को लोग जितना डरते हैं उतना डरने की जरूरत नहीं है भाई। राहु और केतु को कंट्रोल करना है ना, तो बड़ा अच्छा मैं उपाय बताता हूँ। पहले तो कर्म तो अच्छे सबको करना ही है, बिल्कुल। दूसरा उससे बढ़िया उपाय मैं आपको सबसे बढ़िया बता के जा रहा हूँ। पहली बात तो राहु और केतु हमेशा खराब नहीं होते। दूसरी चीज़, राहु केतु वो नहीं है जो आप समझते हैं कि कलयुग में राहु बनाएगा दरबान, कलयुग में राहु बनाएगा अरबपति। कितनी वीडियोस आप भी देखते हैं, दर्शक भी देखते हैं, सब देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। ठीक है, अछूता कोई नहीं है। बिल्कुल। ठीक है तो ऐसा नहीं है, राहु का काम आपको पैसा देने का नहीं है भाई। वो एक प्लैनेट है, हाँ छाया ग्रह है, वो अपना काम कर रहा है, जी। लेकिन आपके कर्मों को बहुत इम्पैक्ट करता है। दूसरा, जब राहु आपको मारता है ना, हाँ, तो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करता है सबसे पहले। ठीक है। कितने सैकड़ों केस मेरे पास ऐसे हैं जहाँ राहु में लोग बर्बाद हो गए, आबाद हुए और बर्बाद भी हुए। राहु देता है तो राहु छीन भी लेता है। मुझे आज भी एक केस याद है, एक व्यक्ति है जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत पुराने क्लाइंट है मेरे वो। उनका बच्चा, जी। उसका राहु आया, और जैसे ही राहु की दशा आई, बड़ा अच्छा राहु था उसकी कुंडली में, उसने कम से कम 3-4 करोड़ रुपए 1-1.5 साल के अंदर कमाए, और बिल्कुल बढ़िया, ऐसा नहीं कोई खराब काम किया, अच्छा बिजनेस किया, और उसका बिजनेस चल निकला। एक्सपोर्ट का बिजनेस उसने किया और चल निकला। 3-4 करोड़ रुपए का उसने धंधा करा, बहुत बढ़िया। अचानक से उसको शराब की लत लग गई, 3 साल में खत्म। आज वो इस दुनिया में नहीं है। ये राहु है, राहु देता है तो छीनता भी, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि राहु अगर दे रहा है तो उसको अच्छे नहीं पचा पाते हैं, उसको पचाना बड़ा संभालना मुश्किल आना है। चाहिए उसको संभालना आना चाहिए। दूसरी चीज़, राहु जब देता है तो उस समय अपनी आंख, नाक, कान सब खुले रखो, और अपनी बुद्धि भ्रष्ट मत होने दो। राहु जब भी आपको मारेगा वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करेगा, आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, और वहां से आपका डाउनफॉल। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो फिर डाउनफॉल अपने आप होना है। बिल्कुल। आज आपको कोई ऐसा खराब आदत लग जाए तो डाउनफॉल तो होना ही है ना, या मुझे लग जाए या किसी को भी लग जाए, बिल्कुल गुरुजी, हकीकत। चाहे वो कोई भी खराब आदत हो। तो आपको लगता है कोई भी खराब आदत बहुत लंबी चल सकती है? हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, हमें उसके इम्पैक्ट ना पता चले, हाँ, लेकिन एक दिन तो उसके बैड इम्पैक्ट आने हैं, हकीकत है। तो बस वहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसलिए राहु केतु को अच्छा करना है तो अपनी बुद्धि को अच्छा रखो। केतु मोक्ष है, जी। केतु मोक्ष का कारक है। केतु को लाल किताब में बेटा कहा गया है, जो हमारी संतान है वो केतु है। अब समझना, इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है। मैंने भी क्या कहा थोड़ी देर पहले, केतु क्या है? मोक्ष। पुराने जन्मों के कर्म जो हमने पूर्व जन्म में किए। जी। और जो हमारी औलाद बन के इस जन्म में आता है ना, वो वही आता है जिसको उस जन्म के कर्म हमसे अपने बदला लेना होता है। अच्छा, अच्छे हुए होंगे तो अच्छा निकलेगी औलाद, और खराब रहे होंगे तो वही औलाद आपसे बदला लेके जाएगी। इतना बड़ा रहस्य है। अब आप इसको कनेक्ट करिए, ये ज्योतिष है। अच्छा, ठीक है, ये चुटकी बजा के केतु को कंट्रोल करना ज्योतिष नहीं है, फिर कह रहा हूँ। तो ज्योतिष को जो लोग पढ़ते हैं ना, वो जो ज्योतिष की बात, मतलब मैं फिर वही कहता हूँ कि भाई ज्योतिष बहुत डीप साइंस है, वेदांग है यार, वेदों का अंग कहा गया है भाई उसको। बिल्कुल। आमिर, जो चीज़ वेदों का अंग है, आप उसको इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले। तो बस अब दर्शकों को समझ आ जाएगा कि कौन क्या है। राहु केतु के नाम पर भी लोगों को डराया जो डराया जाता है, जो कालसर्प दोष, राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, कालसर्प दोष बन जाता है। उसकी कालसर्प दोष की शांति के नाम पे लाखों लाखों रुपए ठग लिए जाते हैं भाई लोगों से। अरे भाई, ज्योतिष का सबसे बड़ा ग्रंथ है वृहद पाराशर, उसमें कालसर्प दोष का कहीं वर्णन नहीं है। जी। अगर कोई ज्योतिष जो कालसर्प दोष बताते हैं, मुझे दिखा दे कहाँ ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, है ही नहीं। कालसर्प दोष नाम की कोई चीज़ नहीं है ज्योतिष के अंदर। जी। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की विद्या है। अब बहुत सारे ज्योतिषियों की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनकी दुकानें बंद होनी शुरू हो जाएंगी।
ठीक है, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ। आप बताइए ना, अब दिक्कत कहाँ है? उन्होंने कभी व्रत पराशर पढ़ा तो छोड़ो, देखा भी नहीं होगा भाई। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ना लिखना बड़ा जरूरी है जीवन में आमिर। ठीक है, तो यहाँ तो काल शब्द दोष अगर कहा जा रहा है कुंडली में तो है ही डरना नहीं, चाहिए। वो होता ही नहीं है तो फिर ये कुंडली क्यों में। ज्योतिष के सबसे ज्यादा काल शब्द दोष के मैं बारे बता में जिक्र देता हूँ करते हैं इसकी, गुरु ये जी? कहाँ से उत्पत्ति हुई वो भी बता देता हूँ हाँ। आपको। कुंडली में सर्प योग होता है। जब राहु केतु के एक्सेस में सारे ग्रह आ जाए तो उसको सर्प योग बोलते हैं, लेकिन वो सर्प योग हमेशा खराब नहीं होता। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में सर्प योग है, क्या वो परेशान रहा अपने जीवन में? वो तो राइज करा। वो आज जो है उस सर्प योग की वजह से ही है, तो ये हमेशा खराब नहीं होता। पहले तो अच्छा, ये समझना है दर्शकों। ठीक है। दूसरी चीज, कुछ परिस्थितियों में उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, उसकी रेमेडीज की जा सकती है, लेकिन केवल ये देख करके कि राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए तो काल सर्प दोष बन गया और ये खराब है, ये मूर्खता है। ऐसा नहीं होता ज्योतिष में। दूसरा, उसमें भी अब नई नई आडंबर आ गए हैं भाई। अभी तो कुछ मनगढ़ंत ज्योतिषियों की कहानियां और आपको बता देता हूँ। जी। पहले तो क्या था कि राहु और केतु के बीच में कोई ग्रह आए हाँ, तो काल सर्प दोष बना। ठीक है। अब इसमें भी लोगों ने डिवाइड कर दिया अपनी अच्छा। सहूलियत के हिसाब से हाँ। कि ये एक ग्रह बाहर आ गया तो ये वाला काल सर्प दोष बन गया, ये वाला ग्रह बाहर आ गया तो ये वाला। अरे जब राहु केतु के एक्सेस में ग्रह है ही नहीं तो सर्प योग बचा ही नहीं। इस सर्प योग को लोगों को डराने के लिए सर्प दोष कर दिया, फिर उसमें काल शब्द जोड़ दिया ताकि लोग और डराएं। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये प्योर आडंबर है। काल शब्द दोष है ही नहीं। काल सर्प दोष है ही नहीं, कुछ नहीं है। और अगर राहु केतु के एक्सेस में सारे ग्रह नहीं है तो सर्प योग भी नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि एक ग्रह बाहर आ गया तो अब ये वाला काल सर्प दोष है, उसके नाम दे दिए गए हैं, 12 तरीके के काल सर्प दोष बता दिए गए आजकल। तो ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये ज्योतिष का पाठ न था, न है, न होगा। मतलब गुरुजी आप तो बहुत रिवील कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। ज्योतिष की चीज़ें जिस तरह लोगों को डराया जा रहा, परेशान किया जा रहा, उतना है नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत। ज्योतिष बहुत बड़ी साइंस है, मैं फिर बोल रहा हूँ। दुनिया की एकमात्र साइंस है जो आपका भाग्य बदल सकती है, लेकिन बदलेगा कौन? आप खुद। ज्योतिष सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि उस रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो ऐसा नहीं कि आपका भाग्य नहीं बदल सकता, गारंटी है। हजारों लोगों का हमने बदला है, मैंने नहीं बदला, प्रभु ने बदला है, मैं तो माध्यम बना। जी, जी, ज्योतिष साइंस ने उनका भाग्य बदला है, मैं तो एक एस्ट्रोलॉजर, एज एन एस्ट्रोलॉजर उनका मीडियम बना, माध्यम बना, दैट्स इट। बाकी हजारों लोग ऐसे हैं जिनका जीवन पूर्णतः परिवर्तित हुआ। कैसे हुआ? वो हमारे पास आए, हमने कुंडली को डिकोड किया, हमने उनको ये बताया कि भाई आपको इस रास्ते पर चलना है, ये समय खराब है, ये अच्छा है, अच्छे समय का फायदा उठाओ, खराब में शांत हो जाओ, ये उपाय कर लो। लोगों ने किए और हजारों लोगों का जीवन बदल गया। बिल्कुल लोगों को फायदा होता है। मुझे मंगल दोष की बात कर लेते हैं। मंगल दोष क्या करना चाहिए अगर किसी कुंडली में लगा हुआ है? देखो, सबसे पहले तो क्यों लगता है ये भी मैं बता देता हूँ। 1 4 7 8 12, अच्छा, पहले चौथे सातवें आठवें 12वें घर में यदि मंगल है तो मंगल दोष होता है कुंडली में। ठीक है। कुछ लोग साउथ की साइड में दूसरे भाव में भी कहते हैं अगर मंगल हो तो मंगल दोष लग जाता है। अब 1 2 4 7 8 12 कुंडली के 6 भावों में यदि मंगल है तो व्यक्ति मांगलिक हो गया। ठीक है। टोटल 12 भाव होते हैं, यानी दुनिया के आधे लोग मांगलिक हैं। ठीक है, ये डेफिनेट है, Clear। बल्कि आधे से भी ज़्यादा बैठते हैं वैसे तो, अगर प्रैक्टिकल बात करूं, लेकिन अभी मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। ठीक है, केवल कैलकुलेशन बेस्ड, जो आज की कैलकुलेशन है। ठीक है, अब दुनिया के आधे लोग जो मांगलिक हैं, क्या वो सब खराब है? क्या उनकी शादी नहीं होगी? होती है। क्या उनको संतान नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्या उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी? होती है। तो फिर ज्योतिषियों से वही तो कहता हूँ, बंद करो ना ढकोसलेबाजी। आपको ज्योतिष नहीं आती तो सीखो ना जाके कहीं, क्यों लोगों का बेवकूफ़ बनाने पर तुले हो भाई। 28 साल की उम्र तक आप शादी नहीं कर सकते हैं, शादी करेंगे तो मृत्यु तुल्य योग बन मंगल जाएगा दोष कुंडली के अंदर। कुछ परिस्थितियों में, मंगल दोष में कुछ परिस्थितियों में देखना पड़ता है मंगल कहाँ बैठा है, किस राशि में, कितने डिग्री का, किस नक्षत्र में। ठीक है। कुछ परिस्थितियों में मंगल दोष वास्तव में प्रॉब्लमेटिक होता है, जहां हम भी बताते हैं कि भाई या तो इसकी शांति करा लो या फिर आप मांगलिक लड़की से ही शादी करें, बस, और इसका कोई तोड़ नहीं है, और हनुमान जी की आराधना करें। ठीक है, लेकिन हर केस में मंगल दोष की वजह से उनकी शादी में बाधा बता देना या हर व्यक्ति को कह देना कि ये मंगल दोष आपका नाश कर देगा, विनाश कर देगा, बेकार कर देगा, ये मूर्ख ज्योतिषियों की कहानी है। मैं फिर से कहता हूँ, क्षमा कीजिए दर्शकों से मेरे शब्दों के लिए, लेकिन मुझे शब्द इस्तेमाल करने पड़ते हैं ताकि मैं आपकी आंखें खोल पाऊँ, बहुत बढ़िया। मैं आपको समझा पाऊँ कि ज्योतिष है क्या। मैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए फाइट कर रहा हूँ, मैं नहीं, मेरे जैसे और भी अभी सैकड़ों ज्योतिष हैं भाई, जो आज वास्तव में अच्छे ज्योतिष की बात पॉडकास्ट में। एक टाइम था जब पॉडकास्ट में कोई अच्छा ज्योतिष हम जैसे आते ही नहीं थे। हाँ। केवल कौन आ रहे थे? चुटकी बजक के भाग्य बदलने वाले। जी। ठीक है, केवल यही आ रहे थे। हकीकत है। अभी तो बहुत सारे विद्वान ज्योतिष पॉडकास्ट में आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और ये अच्छी चीज़ है।
और मैं कहता हूँ जितने नए बच्चे ज्योतिष सीख रहे हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ जी। मैं कहता हूँ आप आइए, ठीक है, आपको कुछ ज्योतिष से संबंधित कहीं प्रॉब्लम है, कोई हेल्प चाहिए, मैं बैठा हूँ, जितना मुझे ज्ञान है बिल्कुल मैं हेल्प करूँगा। लेकिन सीखिए, सीखना पड़ेगा। अपने आप को पारंगत बनाइए, हाँ अपने आप को उसमें इतना महारत हासिल कीजिए जी। कि कोई आप पर उंगली ना उठा पाए। केवल 6 महीने पढ़ के आपने सोचा कि कुछ रटे रटाए सूत्र आपने रट लिए और फिर आपने कहा जी अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा और ये भविष्यवाणी है, ये सब बेकार है भाई, ये बंद करो। पुराने जन्मों के कर्म तो आप भोग रहे हो, अब के कब भोगोगे। और ध्यान रखना, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब वो लगती है ना बिल्कुल, तो फिर अच्छा मैंने गिरते हुए देखे हैं, हकीकत है। सीधा अर्श से फर्श पर। इसलिए संभलिए, समझिए, क्योंकि सब कुछ यहीं भुगतना है। सब कुछ भुगत के जाना है और 100 गुना। हाँ, अगर लोगों को बच्चे अच्छा का करोगे कुछ नहीं। तो 100 गुना अच्छा इन रिटर्न मिलेगा, अगर बुरा करोगे तो 100 गुना इन रिटर्न बुरा मिलेगा। यहीं भोग के जाना है, ये समझ लो। गुरुजी, शुरुआत में आपने मोदी जी का जिक्र किया था, मोदी जी से जुड़ा एक और सवाल अभी मेरे को आया है याद। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स उनकी हेल्थ को लेकर प्रिडिक्शन कर रहे हैं, आपके प्रिडिक्शन उनकी हेल्थ को लेकर कोई क्या ऐसा कहती है? मेजर इशू नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है उनको अपना, मंगल की महादशा उनकी चल रही है, बाकी कोई ऐसा मेजर हेल्थ इश्यूज मुझे नहीं दिखता है, ऑल रिलैक्स। ये सिर्फ टीआरपी के लिए हो रहा है। कह सकते हैं। गुरुजी, कुछ रेमेडीज बताइए लोगों के लिए। सबसे पहले शुरुआत उन लोगों के लिए जो परेशान है अपने विवाह को ही लेकर, क्योंकि जैसा भी हमने मांगलिक दोष को लेकर ही बात करी, तो विवाह की ही बात कर लेते हैं। विवाह में अड़चने आ रही हैं, बात बनती है, रुक जाती है, रुकावटें लगातार चल रही हैं, तो क्या कर सकते हैं? क्या कोई उपाय है उनके लिए आपके पास? अगर बच्चे की उम्र हो गई है, देखो उम्र से पहले तो किसी की शादी नहीं होती। हाँ तो अगर आपकी उम्र हो गई है और आप प्रयास कर रहे हैं शादी का और फिर भी शादी की बात नहीं जी। बनी, ठीक है, तब के लिए मैं उपाय बता देता हूँ उन लोगों के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत उम्र हो रही है। और शादी देखो एक समय पे होना अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स एक एज के बाद फिर शादी नहीं रह जाती, फिर वो समझौता हो जाता है, ठीक है। तो एक एज पर शादी होनी बड़ी ज़रूरी होती है और माँ बाप परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं। कई केस में हमारे पास माँ बाप भी आते हैं कि बच्चे की कुंडली है, 30 साल की एज हो गई, 35 साल की एज हो गई, शादी नहीं हो रही है। उस केस में अगर ऐसा है तो पहले तो किसी अच्छे ज्योतिष को कुंडली दिखा लो भाई, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो एग्जैक्ट पता लग जाएगा प्रॉब्लम है कहाँ, क्यों है, शादी कब होगी, ठीक है। मैं तो लोगों को बता देता हूँ कि इस समय से इस समय के बीच में शादी हो जाएगी और हो जाती है, ठीक है। हाँ, गणनाएं हैं, बाकी कुछ नहीं, कोई जादू नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है भाई। उसके अलावा फिर भी अगर शादी नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी ज्योतिष के पास नहीं जा पा रहे हो जी। तो बृहस्पतिवार के व्रत 16 बृहस्पतिवार लगातार भगवान विष्णु के, श्री हरि के व्रत कर लो। लड़की हो लड़का हो कोई भी कर सकता है, कहीं ना कहीं से योग बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, फिर भी नहीं बन रहे हैं तो किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाओ, कुंडली दिखा लो। फिर तो बन ही जाएंगे। नहीं बनेंगे तो बता, अगर अच्छा ज्योतिष है तो बता देगा। हाँ अभी मेरे पास एक केस आया था, ये बात है करीब जो पहली बार वो लोग आए थे तो करीब 4 साल पहले आए थे, तो अब दोबारा भी आए, दोनों केस मैं बता रहा हूँ उन्हीं के। उनको मैंने कहा, उनकी बिटिया की शादी करनी थी, मैंने कहा इस बिटिया की शादी कुंडली में जो है शादी का सुख नहीं, जी। इसकी शादी मत करना। अब उनकी भी गलती नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि माँ बाप को तो लगता है ये बच्चा शादी हो जाए, स्पेशली लड़की हो तो खासकर कि अपने घर की हो जाए, सबको लगता है कि बच्चा सेटल हो जाए। शादी करी उन्होंने, 6 महीने में डाइवोर्स हो गया। अच्छा। वो फिर मेरे पास आए, गुरुजी अब तो डाइवोर्स हो गया, अब तो कुछ बताओ। मैंने कहा इस लड़की की कुंडली में शादी का सुख नहीं। अच्छा। मैंने आपने कुछ नया बताया नहीं। मैंने कहा नया है ही नहीं, यही है। उन्होंने उसकी दूसरी शादी करी, अच्छा। जो मात्र 17 दिन में टूट गई, यानी 17 दिन वो बच्ची वहाँ रही, उसके बाद डाइवोर्स का केस चला। अच्छा। अब वो मेरे पास अभी कुछ दिन पहले आए, केवल उनके फादर कह रहे गुरुजी अब शादी नहीं करनी, आपने सही कहा था। उस समय में बुरा लगा, जो किसी भी पेरेंट्स को लगेगा भाई, वो गलत नहीं थे, उनको गलत नहीं कहूँगा। हाँ। तो ये ताकत है ज्योतिष की। अब उन्होंने क्या पूछा, केवल करियर के लिए। अच्छा। मैंने कहा अब आपने सही सवाल पूछा है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो, किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। सही बात, करियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, जब करियर पे ही बात आई है तो करियर के लिए भी बता दीजिए, जो लोग बार बार फेलियर फेस कर रहे हैं, करियर उनका अच्छा चल नहीं पाता, चाहे वो जॉब की बात हो चाहे बिजनेस की बात हो, उनके लिए कौन सा आपके पास धमाकेदार उपाय है? धमाकेदार उपाय तो मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि मैं केवल ज्योतिषीय उपायों की बात करता हूँ, मैं सात्विक उपायों की बात करता हूँ भाई। अगर आपको करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कोशिश करो कि अपने घर के नॉर्थ में एक जो है वाटर फाउंटेन लगा दो, पानी वाला, जो फाउंटेन टाइप होता है ना, छोटा झरना टाइप जिसमें पानी गिर रहा होता है। छोटा ले आओ मार्केट से या बड़ा ले आओ, वो आपकी मर्जी, घर के नॉर्थ में लगा दो। अच्छा।
देखना आप अपॉर्चुनिटीज़ कैसे खुलनी शुरू हो जाएंगी और आपके करियर में ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और घर का नॉर्थ ईस्ट जो है उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है, कोई हैवी सामान नहीं रखना, रोज़ सफाई करनी है वहाँ बढ़िया से अच्छे से, कोई जाला नहीं लगा होना चाहिए मकड़ी का, कोई उल्टी सीधी चीज़ नहीं पड़ी होनी चाहिए। सिर्फ ये 2 चीज़ें कर लेना, आप निश्चित रूप से अपने करियर में ग्रोथ देख लोगे, ये गारंटी है। गुरुजी करियर के लिए बता दिया, तो करियर के बाद सीधी बात आ जाती है पैसों को लेकर। लोगों को लग रहा होगा कि यार करियर की बात हुई, पैसों को लेकर नहीं बताइए। अगर पैसा फंस जाता है, पैसा रुक ही नहीं रहा, तो उसके लिए क्या करें? उसके मुझे लिए करोड़पति नहीं बनाना किसी को, देखिए मैं पहले ही बता रहा हूं, करोड़पति नहीं बनाऊंगा मैं किसी को। वो तो मैं आपसे पहले नहीं बनाता हूँ भाई। सिर्फ अगर पैसा फंस रहा है, मैं रुकता नहीं दर्शकों से है। एक बात और कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, अगर चुटकी बजाने से कोई करोड़पति बनता तो वो जो ज्योतिषी पॉडकास्ट कर रहे हैं उनको जरूरत थी पॉडकास्ट करने, घर बैठ के चुटकी बजा रहे होते ना सब, मैं ही बजा रहा हूँ, बरसात कर रहे होते तो पैसे, बरसात हो रही होती है, सही बात है। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। खैर, आपने कहा पैसा अगर कहीं स्टक हो जाता है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम इंसान फेस कर रहा है, उसके लिए बता देता हूँ। आप कमल गट्टे, जो लोटस होता है ना कमल, उसका बीज होता है, कमल गट्टा बोलते हैं, ब्लैक कलर का सीड होता है, उसको आप ले आओ, मार्केट में आराम से मिल जाते हैं, पूजा वालों की दुकान पर मिल जाते हैं। 108 कमल गट्टे हर शुक्रवार, ठीक है, ओम महालक्ष्मी नमः कहते हुए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित कर दो। घर के मंदिर में बैठ के कर दो, नहीं तो लक्ष्मी नारायण भगवान का कहीं मंदिर है तो वहाँ जाके कर दो, वरना घर के मंदिर में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आप रेगुलर करना शुरू करो एवरी फ्राइडे। अगर मैरिड हो तो दोनों पति पत्नी साथ बैठ के करें। किसी कारणवश कभी पत्नी नहीं कर पाती पूजा तो अकेले पति भी कर सकते हैं, कोशिश करें कि दोनों साथ बैठ कर करें जी। मैं गारंटी से कह रहा हूँ 3 महीने कर लेना, आपको डिफरेंस दिख जाएगा। गुरुजी कोर्ट केस, जो लोग झूठे केसों में फंस जाते हैं, गलत चीज़ के अंदर वो जेल में बंद है, कोर्ट केस चल रहा है, तो उनके लिए क्या किया जाए? अगर कोर्ट केस झूठा है, हाँ, आप गलत नहीं है, तो ये उपाय महा उपाय है जो मैं बता रहा हूँ, ये कर देना, निश्चित बाहर निकल जाओगे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कार्य है प्रभु जो आप सिद्ध नहीं कर सकते? सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तो हनुमान जी की शरण में चले जाओ उस केस में, छोड़ दो सब कुछ, फिर न्यौछावर कर दो, 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ और 1 बार बजरंग बाण डेली करना शुरू कर दो। कुछ ही समय में अगर आपका झूठा केस है तो चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी, ये गारंटी है। और ये जिसने किया है, विश्वास कीजिए, वो बाहर आया है। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कारगर है जिन पे झूठा केस हो। ये मैं सोचे क्रिमिनल है तो वो भी कर लेंगे, निकल जाएंगे, उनके लिए नहीं। गुरु जी, स्वास्थ्य को लेकर कुछ बता दीजिए। जो लोग बार बार बीमार पड़ जाते हैं, दवाइयाँ नहीं लगती हैं, तो वो क्या करें? देखो, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप बीमार हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है। अगर आप केवल ये सोचो कोई ज्योतिष आपको ठीक कर देगा तो ये नहीं है। ज्योतिष का काम इलाज करना नहीं है भाई, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, ट्रीटमेंट कराओ, आप ठीक हो जाओगे। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तब ज्योतिष के पास जाना है और फिर अपनी कुंडली दिखा लो। फिर आपकी कुंडली से पता लग जाएगा, हो सकता है कोई ग्रह, कोई गोचर, कोई दशा ऐसी चल रही हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो डेफिनेट है कि दवाइयाँ असर नहीं करती हैं ऐसे केस में। कई बारी मेडिकल ट्रीटमेंट चालू रखना है, उसके साथ साथ ज्योतिषीय उपाय करो, लाभ हो जाएगा। अगर कोई बहुत बड़ी सीवियर बीमारी किसी को है या कोई बहुत भयंकर बीमारी से जूझ रहा है, इलाज चल रहा है और दवाई असर नहीं करे, उसके लिए महा उपाय बता के जा रहा हूं जी। एक तांबे का गोल सिक्का शनिवार की रात को अपने तकिए के नीचे रख के सो जाए वो व्यक्ति जो बीमार है। संडे की सुबह या तो व्यक्ति खुद, अगर वो खुद नहीं उठ सकता तो उसके घर का कोई सदस्य उस सिक्के को उठाए और किसी शमशान भूमि में डालाए। अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर से ही डालाए और वापस आते समय पीछे मुड़ के ना देखे। घर आए सीधा अपने वॉशरूम में जाए, स्नान कर ले, कपड़े इत्यादि चेंज कर ले। ऐसा 3 रविवार करवा देना, दवाई लगना शुरू हो जाएगी और उस व्यक्ति की सेहत में आप बहुत बड़ा सुधार देखेंगे। ये निश्चित है। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट चालू रखना है, वो नहीं छोड़ना है। डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा, वो मैं नहीं कर सकता भाई। बिल्कुल, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा, हकीकत। गुरुजी, एक ऐसा उपाय भी जो ये पॉडकास्ट लोग सुन रहे हैं, वो सुबह रोजाना उठ के करें, जिससे उनका दिन अच्छा जाए सबके लिए। दिन की शुरुआत किसी का अच्छा करने से करें, हाँ, इससे बेहतर उपाय नहीं हो सकता मेरे जी। मैं हमेशा कहता हूँ सुबह ऑफिस के लिए निकलते हो, थोड़ा खाना पैक करके ले जाओ किसी डिस्पोजेबल में, किसी गरीब व्यक्ति को देते हुए चले जाओ। ना मिले समोसे दे दो, ब्रेड पकौड़े दे दो, किसी को चाय पिला दो, कोई भूखा है उसको खाना खिला दो। यानी अपने दिन की शुरुआत कोई एक अच्छा कार्य करने से शुरू कर दो। अब वो जो भी आप कर सकते हो, गारंटी है कि किस्मत बदल जाएगी। जब आप अपने दिन की शुरू, कहते हैं ना कि शुरुआत अगर अच्छी हो तो अंत बहुत अच्छा होता है, ये पुरानी कहावत है। तो दिन की शुरुआत अगर आपने एक अच्छा कार्य करने से कर दी तो समझ लो कि आपकी तकदीर पलटने से कोई रोक नहीं सकता है।
मुझे एक छोटा सा सवाल आया था जब हम कोर्ट केस की बात कर रहे थे ना, मैंने रेमेडी जानी तो एक सवाल आया। मैंने बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर के रील्स भी देखी हैं, कुछ पॉडकास्ट मैंने सुने। ये कहा जाता है कि अगर आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है या आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप जेल की रोटी खा लीजिए, मतलब जेल का खाना खा लीजिए, तो आपके ऊपर कोर्ट केस नहीं रहेगा। ऐसा कुछ स्वास्थ्य खराब है, हॉस्पिटल में जाके वहां का पानी पी लीजिए। अरे नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर ऐसा होता तो लोग दवाई लेने कम जा रहे होते और हॉस्पिटल में पानी पीने ज़्यादा जा रहे होते। ठीक है, अब एक बात बताओ। हाँ मुझे लग रहा है साल में मैं 2-4 बार तो हॉस्पिटल चला ही जाता हूँ किसी न किसी को देखने। जी, कभी कोई एडमिट है, कभी कोई बीमार है, भगवान ना करे किसी को जाना पड़े, लेकिन कई बार भाई मेरा नेटवर्क थोड़ा बड़ा है तो मुझे जाना पड़ ही जाता है। अब हॉस्पिटल जाता हूँ तो वहाँ का पानी भी पीता हूँ। हाँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। ये कैसी मनगढ़ंत बात है, मुझे समझ, इनके पीछे लॉजिक क्या है? हाँ। मुझे वो समझा दो, वो मुझे समझ नहीं आता। और उस पर लोगों का रिएक्ट भी बहुत आता है, लोग यकीन कर जाते हैं बेचारे। लोगों के पास देखो, लोग तो भोले हैं, लोगों की गलती नहीं है। जो लोग बता रहे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ, इसके पीछे का आधार तो मुझे बता दो, इसके पीछे का लॉजिक तो मुझे बता दो। मैं तो साल में 3-4 बार पी आता हूँ, फिर भी मुझे लास्ट ईयर डेंगू हो गया था, मुझे एडमिट होना पड़ा भाई। अब मुझे अगर डेंगू हुआ है, डेंगू हुआ है, तो डेफिनेट सी बात है, इसलिए मैंने दोनों वर्ड बोले, कुछ लोग डेंगू बोलते हैं, कुछ डेंगू बोलते हैं, ताकि समझ जाएं। ठीक है, तो अगर मुझे हुआ है तो डेफिनेट सी बात है उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर ही करेगा ना। उसमें मैं ज्योतिष हूँ तो मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकता भाई। तो मुझे भी एडमिट होना पड़ा, लेकिन मैं तो कब से हॉस्पिटल जाके पानी पीता हूँ, कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि मुझे जाना पड़ता है। बिल्कुल, ये सब बेकार की ये मनगढ़ंत कहानी है, इस पर यकीन मत कीजिएगा। गुरु जी, लास्ट में एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए जो आपको सुन रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अपना आहार, अपना व्यवहार और अपने विचार हमेशा शुद्ध रखना। कभी किसी का बुरा मत सोचना, बुरा मत करना और बुरा मत सहना। ये 2 चीज़ें अगर आपने जीवन में पालन कर ली, विश्वास कीजिए आपको जीवन में कोई मात नहीं दे पाएगा। आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। ईश्वर पर भरोसा करिए, भगवान के भरोसे चलिए, अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छे बनने का प्रयास कीजिए। निश्चित है कि आपके जीवन की आधी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। हमेशा लोगों का भला करने की सोचें, कभी किसी का बुरा करने की ना सोचें। बिल्कुल, ये गुरु उपदेश है, इसको अगर आपने समझ लिया और फॉलो कर लिया अपनी लाइफ के अंदर तो आपको कभी कुछ परेशानियां नहीं होंगी। और इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ हमने बात कर ली, आप लोगों के लिए बहुत कुछ दिया है मटेरियल कि आप समझ पाएंगे कि क्या सही क्या गलत। और प्रिडिक्शन देख ली आपने, गुरुजी ने सब कुछ आपको बता दिया। और बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि हम अपनी कुंडली एनालाइज कैसे कराएं गुरुजी से, तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है, स्क्रीन पे भी नंबर मैंने दे रखा है, आप कनेक्ट कीजिए, सही ज्योतिष के पास पहुंचिए, क्योंकि सही ज्योतिष के पास पहुंचेंगे तो जीवन की परेशानी आपकी दूर हो पाएंगी। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में पाए, और बहुत जो नॉलेज आज आपने दी ना, बहुत मुझे मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करने में। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत आभार सभी दर्शकों को। नमस्कार। नमस्कार।